हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो आज हम 9th क्लास का जो सोशल साइंस का आपका एग्जाम होने वाला है उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 90% क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आने के चांसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो उन क्वेश्चंस को करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप जरूर इनको करके जाइएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट चेंज अकर द फ्रेंच सोसाइटी आफ्टर द प्रेस सेंसरशिप वर रिमूव्ड। जब प्रेस सेंसरशिप को रिमूव कर दिया गया था तो क्या चेंजेस आए थे फ्रेंच सोसाइटी में, उसका आंसर है। हम यहाँ हिंदी और इंग्लिश में हम दोनों को करेंगे, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो पहले आंसर हिंदी में देख लेते हैं। सेंसरशिप से लोगों को किताब, पैम्पलेट, पत्रिकाओं आदि के रूप में खुद को व्यक्त करने की अनुमति नहीं दी गई। सेंसरशिप को जब रिमूव कर दिया गया तो लोग जो किताब लिखते हैं, पैम्पलेट या पत्रिकाएं, इस तरह की कुछ भी चीज़ से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं तो उस चीज़ को बैन कर दिया गया था। इसे समाप्त करने के बाद फ्रांस एक बेहतर जगह बन गया क्योंकि लोग स्वतंत्र रूप से खुद को व्यक्त करने में सक्षम थे। अब क्या थे लोगों, जब सेंसरशिप क्या होती है कि भाई एक सिटीजनशिप, ये समझो कि ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ एक की पावर रहती है, लेकिन जब सेंसरशिप को रिमूव कर दिया गया तो लोग अपने आप को व्यक्त करने के लिए क्या हो गए थे, फ्री हो गए थे। लोगों की अभिव्यक्ति को अधिकार मिल गया था जिससे कि उनका जीवन बेहतर हो गया था। देखते हैं इंग्लिश मीडियम में। Censorship did not allow people to express themselves in the form of books, pamphlet and magazine. After it was abolished, France became a better place as a people were able to free express themselves, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री थे। एंड राइट टू एक्सप्रेस वाज गिवन टू पीपल विच मेड देयर लाइव्स बेटर, जिससे कि उनकी लाइफ क्या हो गई, ज़्यादा सही हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ समर सीजन इन इंडिया। ब्रीफ डिस्क्राइब द ऑनसेट ऑफ द मानसून इन इंडिया। समर सीजन को बताना है और मानसून इन इंडिया को बताना है, दोनों ही क्वेश्चंस को साथ में देखते हैं हम। तो देखो क्या कहा जाएगा। भारत में सबसे गर्म मौसम प्री मानसून मार्च से मई और ग्रीष्म जो है वो जून के मौसम में होता है। तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं होते, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। मई के दौरान या इन महीनों के दौरान तापमान बढ़ जाता है, खासकर उत्तरी और मध्य भारत में, जो कि 40 डिग्री या उससे ज़्यादा भी चला जाता है, 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, इतना टेम्परेचर चला जाता है गर्मियों में। यह अवधि शुष्क और चिलचिलाती हुई गर्मी की विशेषता है। मानसून की बारिश के आगमन तक चलती है, जब तक मानसून नहीं आता तब तक ये चलती है। और लू चलती है, आप ये भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो गर्मी के मौसम के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन मानसून के बारे में था। तो मानसून के बारे में क्या है। मानसून की शुरुआत मानसून के तौर पर जून में लगभग हो जाती है, पहले सप्ताह में हो जाती है। प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक पहुंचता है। दक्षिणी सिरे से टकराने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाती है, अरब सागर और मध्य बंगाल की खाड़ी। दोनों शाखाएं तेजी से आगे बढ़ती है। जो लहरें यहाँ कह जो पवन आती है, ठंडी पवन जिससे कि बारिश होने वाली है, वो यहाँ पे आके दो भागों में बढ़ जाती है। इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि जून के महीने में, जून जुलाई अगस्त तक बारिश होती है और उत्तरी भारत में या दिल्ली में इस तरफ की एरियो में यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। और जब ये जो पवन है टकरा कर क्या होती है, दो भागों में बढ़ती है, एक तो अरब सागर में चली जाती है, एक बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इंग्लिश मीडियम में इसका आंसर देख लेते हैं हम, यहीं से चेक कर लेते हैं। देखो ये कहा गया है इंग्लिश में इसका आंसर, देखो क्या कहा गया है, हम यहाँ पे देखते हैं। द हॉटेस्ट सीजन इन इंडिया वर द प्री मानसून मार्च टू मे एंड समर जून सीजन। ड्यूरिंग दिस मंथ टेम्परेचर कैन सोर एंड स्पेशली नॉर्थन एंड सेंट्रल इंडिया ऑफन एक्ससीडिंग 40 डिग्री सेल्सियस। द पीरियड कैरेक्टराइज्ड बाय द ड्राई एंड स्क्रोचिंग हीट लीड बाय द अराइवल ऑफ द मानसून। जब बहुत ज़्यादा गर्मी और लू भी चलती है, आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑन द सेट ऑफ द मानसून जनरली रीच एट द साउथर्न टिप ऑफ द पेनिनसुला ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ द जून। फर्स्ट वीक ऑफ द जून में आ जाता है। आफ्टर स्ट्राइकिंग इन द साउथर्न tip, it breaks into the two parts, the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. Both branches are rapidly, दोनों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिससे कि मानसून क्या होता है, चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। व्हाई डज द कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संविधान की जरूरत क्यों है। तो देखो क्या कहा गया। संविधान किसी भी देश के शासन के लिए एक आधारभूत ढांचा प्रदान करता है, सत्ता की संरचना, मौलिक अधिकार, मार्गदर्शन के सिद्धांतों को परिभाषित करता है। यह जवाबदेही सुनिश्चित करता है, सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है और कानून शासन को कायम रखता है। मतलब कानून बना रहता है, सत्ता अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, उसे जवाब देना होता है जो भी काम करना है, मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार। कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइड द फंडामेंटल फ्रेमवर्क फॉर अ नेशन governance, defining the structure of the power, fundamental rights, guiding principles. It ensure accountability, prevent abuse of power and uphold the rule of laws. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द कॉज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के क्या कॉजेज हो सकते हैं, गरीबी के क्या कारण हो सकते हैं। तो आइए देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है देखो, लेकिन ये क्वेश्चन ही आते हैं, थोड़ा घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आंसर सीधे सीधे होते हैं। भारत में गरीबी के प्रमुख कारण बढ़ती जनसंख्या, धीमी आर्थिक विकास, बेरोजगारी, आय संसाधनों का असमान वितरण। गरीबी के कारण कई मूल कारण हैं, जैसे कि भोजन, आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की कमी, लिंग या जाति आधार पर भेदभाव किया जाना, शासन खराब होना, संघर्ष, शोषण,
प्रदूषण, घरेलू हिंसा, ये सभी कारण हैं जो कि गरीबी के लिए योगदान, जो गरीबी को बढ़ावा देते हैं। समझ में आ गया होगा, कुछ भी इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझाने वाला। एक बार रीड कर देती हूँ। द मेजर रीजन ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया आर राइजिंग पॉपुलेशन, स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, unequal distribution of income, resources. Poverty has multiple root causes beyond the just lack of basis of necessity like food, shelter, education, of healthcare. Discrimination based of the gender and ethnic, poor governance, conflict, exploitation, domestic violence are the factor of the contribution. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाउ डज पॉवर्टी इफेक्ट वल्नरेबिलिटी। गरीबी कमज़ोर वर्ग को कैसे प्रभावित करती है। देखो गरीबी जो है वो कमज़ोर वर्ग को प्रभावित करेगी, जिसके पास में पैसा नहीं होगा, खाने को कुछ नहीं होगा, वही तो कमज़ोर वर्ग है ना, उसी पे ही गरीबी इफेक्ट करती है। अमीरी, अगर कोई लोग अमीर है और किसी देश में गरीबी बढ़ रही है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना उससे। तो आमतौर पर गरीब लोग ही सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं, क्योंकि उनके पास में अपने वित्तीय नुकसान से उभरने के लिए संसाधनों की कमी होती है। उनके पास पैसा ही नहीं होता जिससे कि वो अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें काम कर सके। उनकी संपत्ति का आधार या आर्थिक क्षमता बहुत कम होती है, इसीलिए ऐसी आपदा में हमले पर का सामना नहीं कर पाता, जिससे कि पूरी तरह असुरक्षित होता है। मान लो किसी देश की गरीबी बहुत बढ़ रही है तो अमीर लोग जिनके पास में पैसा है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, एक तो देश की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा और सेकंड क्या पड़ेगा, उन लोगों को खाने की कमी हो जाएगी ना, उनको तो रोटी भी नहीं मिलेगी, इसीलिए ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कोई इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। हाउ डज पॉवर्टी इफेक्ट वल्नरेबिलिटी। देखो क्या है, इट इज़ ए यूजली टू poor who suffer the most because they lack of the resources to overcome their financial loss। उनका फाइनेंशियल लॉस इतना है कि वो अपनी जो रिसोर्सेज है उसी को ही नहीं ले पाते हैं। their assess base and economic standing capacity to very low and therefore cannot withstand out to such disaster, making them utterly vulnerable। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ आर हिमालय अ बून टू अस। हिमालय हमारे लिए किस तरह वरदान है। तो देखो हिमालय हमारे लिए बहुत अच्छा वरदान है, किस लिए। क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में रीड किया करो, जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। हिमालय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश के मध्य एशिया की ठंडी और शुष्क हवाओं से बचाता है। सबसे पहला पॉइंट कि हमें ये क्या करता है, मध्य एशिया से जो ठंडी हवा आती है और शुष्क हवाएं उनसे बचाता है। यह हिंद महासागर की मानसून हवाओं को उत्तरी देशों में जाने से रोकता है। जो हिंद महासागर की जो ठंडी मानसूनी हवाएं आती है उनको रोकता है, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ है ना, तो वो ठंडी हवा को रोक देते हैं। और उत्तरी भारत में भारी वर्षा का, जब ठंडी हवा आती है तो बहुत तीखी हवा को तो रोक देता है, लेकिन वर्षा का कारण बनता है, जिससे कि जो बारिश होती है वो इसके कारण आती है। इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। Himalayas are very important for us to save our country from the cold and dry winds to Central Asia. They also prevent from the monsoon wind in the Indian Ocean from the crossing over the northern countries and cause heavy rainfall in the northern India. Next question देखते हैं क्या कहा गया है। What are the characteristics of a democracy of the form of government? लोकतांत्रिक शासन की विशेषताएं बतानी है आपको कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक तो क्या है, स्वतंत्रता का मूल्य, सबको स्वतंत्रता मिला है। मानवाधिकारों के प्रति सम्मान, सबके मानव के जो अधिकार है उनके प्रति सम्मान है। सार्वभौमिक मताधिकार, सभी को वोट करने का अधिकार दिया गया है। आवधिक एंड वास्तविक चुनाव करने का सिद्धांत लोकतंत्र आवश्यक है। देखो सबसे लोकतंत्र शासन की क्या विशेषताएं हैं, जैसे कि सबको वोट करने का अधिकार दिया गया, सबको समानता दी गई है, सबको स्वतंत्रता अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, धर्म के लिए कोई वो पाबंदी नहीं है, कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, सभी को सार्वजनिक स्थानों का यूज़ करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, हर कोई कर सकता है। तो इस तरह से खुले विचार लिखने होते हैं इसके अंदर, अपने कुछ भी लिख सकते हैं, बस क्वेश्चन को समझना होता है। द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रिंसिपल ऑफ द होल्डिंग पीरियड एंड द जीनियस इलेक्शन बाय द यूनिवर्सल सफरेज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन। इफ यू आर द पार्ट ऑफ द रूल फॉर्मेशन कमेटी ऑफ द स्कूल विच सेट ऑफ यू रूल। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहा गया कि यदि आप स्कूल के नियम निर्माण की समिति का हिस्सा होते हैं तो अपने स्कूल के लिए कौन से नियम निश्चित करेंगे। कोई भी तीर बताने, क्वेश्चन को समझो कि आपको स्कूल का नियम जो बनते हैं ना, रूल्स जो बनते हैं, उसका हेड बना दिया है, तो आप अपने ब्याह पे कौन से नए रूल्स बनाएंगे। लेकिन रूल्स ऐसे होने चाहिए जो स्कूल के अकॉर्डिंग हो, जो स्कूल के लिए फ़ायदेमंद हो और बच्चों के लिए भी। तो देखो क्या है, दूसरों के साथ सम्मान के साथ बैठना, शिक्षक बोले तो उनकी बात सुनना, हर दिन जो भी ज़रूरी सामान लेकर आएँ, दूसरों की संपत्ति का सम्मान करें, निर्देशों को सुने, अपनी सीट छोड़ने से पहले अपना हाथ उठाएँ, या इसके अलावा और कोई भी रूल लिख सकते हैं आपकी, बच्चे भागे ना, चोट ना लगे बच्चे को, फर्स्ट एड बॉक्स हो। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका फील किया आपने स्कूल में, आपको लगता है कि ये दिक्कत है, तो उसको अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं कि बच्चों को जब जा रहे हैं तो लाइन में जाए। कोई भी रूल बनाइए, 3 रूल आप अपने अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, अपने आंसर आपको लिखने होते हैं। देखो क्या कह सकता है, इंग्लिश में देख लेते हैं।
Treat other with the respect of at all time. Listen to teacher when she or he speak. He prepared every day with their requirement items. Respect other people, property, and listen and follow the direction. Raise your hand before speaking to leaving the seat. Okay. क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं. एक्सप्लेन द कॉजेज इवेंट एंड इफेक्ट द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन. देखो क्या कहा जा रहा है, मैं आपको बता दूं, जो MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, आप ज़रूर वहाँ से कर लीजिएगा. इसको क्वेश्चन को समझते हैं. क्या कहा गया, फरवरी क्रांति के कारण, घटनाओं और प्रभावों की व्याख्या कीजिए. कि जो फरवरी क्रांति थी उसके कारण बताने हैं, घटना बतानी है और प्रभाव बताने. तो बहुत शॉर्ट में बताया गया कि आर्थिक सामाजिक असमानता, प्रथम विश्व युद्ध में सरकारी कुप्रबंधन, अकाल और आर्थिक मंदी से हजारों लोगों ने मार्च 1917 में पेट्रोग्राद में विरोध के प्रेरित किया गया. देखो क्या कहा जा रहा है, पहले तो कब हुई, कारण क्या थे. ये कारण आ रहा है कि सामाजिक असमानता, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, अकाल आ गया था, उसके अलावा आर्थिक मंदी जो हुई थी, इसके कारण 1917 में, मार्च 1917 में पेट्रोग्राद के विरोध में ये की गई थी. जार का त्याग और रूस में लगभग 500 वर्षों के निरंकुश शासन का अंत हो गया था. इससे क्या प्रभाव हुए थे कि इसमें तो जार का अंत हो गया था और 500 वर्ष से जो निरंकुश शासन चल रहा था उसका अंत हो गया था. अनंतिम सरकार की स्थापना हुई थी और सुधार पेश किए गए थे. ठीक है, क्वेश्चन को समझ के आपको आंसर करना है. इंग्लिश मीडियम में एक बार देख लेते हैं फटाफट. इकोनॉमिक एंड सोशल अनइक्वालिटी, गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, famine and the economic downturns all motivate thousands of people to protest to Petrograd in March 1970. The Tsar and the nearby 500 year according rules Russia provisional government established by the formed introduced. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके उसमें और में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कोज इवेंट इफेक्ट एंड द अक्टूबर रेवोल्यूशन. अब जैसे फरवरी का था वैसे ही अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में बताना है. अक्टूबर क्रांति के मुख्य कारण अंतिम सरकार की विफलता और बोल्शेविकों की ताकत थी. जो अक्टूबर की क्रांति थी उसका मुख्य कारण क्या था, जो अंतिम सरकार बनी थी उसकी विफलता और बोल्शेविकों की ताकत थी. क्रांति का नेतृत्व बोल्शेविकों ने किया था, जिन्होंने 25 अक्टूबर को सरकारी इमारत पर कब्जा कर लिया. उन्होंने क्या किया था, सरकारी इमारत पर कब्जा कर लिया था. अगले दिन विंटर पैलेस में पर कब्जा कर लिया गया था और अंतिम सरकार की सीट सीधे 4000 को उखाड़ फेंकने के बाद स्थापित किया गया था. बोल्शेविकों के बाद सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी बन गई थी. एक बार रीड कर लेते हैं इसको. देखो क्या कहा गया है. देखो, द मेन कॉज ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन वाज द फेलियर ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट and strength of the Buklish. The revolution was led by the Buklish, who occupied the government building to 25th October. The following day, Winter Palace was the captured. It was seized to the provisional government, which was the established after the overthrowing task. Bolshevik later went to the become a community party of the Soviet Union. Next question देखो, Indian jurisdiction is an independent and neutral institute. Justify their statement. भारतीय न्यायपालिका एक स्वतंत्र और तटस्थ संस्था है. न्यायपालिका की स्वतंत्र, अब यहाँ पे क्या इसके बारे में हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र, देखो किसी के दबाव में अपना निर्णय नहीं लेती है ना, और मतलब तटस्थ का मतलब कि एकदम निष्पक्ष होकर वो काम करती है. न्यायपालिका स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी भी देश की निष्पक्ष और तटस्थ न्याय प्रणाली जो सरकार की कार्यकाली और विधायक शाखा के किसी भी हस्तक्षेप के बिना अपना निर्णय ले सके. मतलब ऐसा नहीं है कि जो निर्णय लिया जा रहा है न्यायपालिका के द्वारा वो किसी से इन्फ्लुएंस हो जाए, मतलब किसी ने कह दिया भाई ये मेरे रिश्तेदार है इसको बचा लो, ऐसा नहीं. क्या होना चाहिए, एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, जो सत्य है उसी का साथ दिया जाना चाहिए. दूसरे शब्दों में न्यायाधीश कार्यकाली या विधायी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध, प्रभाव, दबाव के खतरों से मुक्त है. मतलब उसे कोई मतलब ये दबाव नहीं है कि ऊपर का अगर वो किसी बड़े लोग का जानकार है तो इसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए. गलत है तो गलत को पनिशमेंट देनी ही चाहिए. उसके बाद देखो इसका आंसर देख लेते हैं. Independence of judiciary means to fair and neutral judicial system to a country which make and take decision without any interference of the executive, legislative branch to government. In other words, judges are free to restrict, influence, pressure and threat direct to the direct exclusive legislative. इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What do you understand by political and permanent executive? Why do the political executive have more power than the permanent executive? देखो क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका के पास स्थायी कार्यपालिका से अधिक शक्ति क्यों होती है. देखो इसका आंसर देखते हैं हम यहाँ पे क्या कहा गया है. एक सेकेंड देखो,
यहाँ से राजनीतिक कार्यपालिका वे कार्यपालिका होती है जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं और चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से जनता द्वारा चुने जाते हैं। जो वोट के द्वारा इलेक्शन से जो मेंबर्स चुने जाते हैं, तो जो ये कार्यपालिका होती है वे एक निश्चित अवधि यानी 5 सालों के लिए चुने जाते हैं। लोगों को दीर्घकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें इसे स्थायी और लोगों को अब देखो, एक तो क्या होता है पेपर देखे जैसे IAS वगैरह बने, ये क्या हो जाएंगे, स्थायी कार्यपालिका हो जाएगी। और एक क्या हो जाएगी, जो जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अब जनता द्वारा चुना गया है तो 5 साल के लिए, लेकिन स्थायी वो तो उनकी तो परमानेंट जॉब है ना। IAS ऑफिसर्स हो गए काफ़ी सारे, तो उनकी क्या है, स्थायी कार्यपालिका है। इन्हें सिविल सेवा भी कहा जाता है। सिविल सेवा के नाम पर करने वाले व्यक्तियों को सिविल सेवक भी कहा जाता है। लोकतंत्र में जनता को की इच्छा सर्वोच्च होती है। मंत्री द्वारा चुने पद जो चुने जाते हैं, इस प्रकार उन्हें लोगों की इच्छा का प्रयोग करने का अधिकार होता है। सभी निर्णय परिणामों का अंततः लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं, इसलिए मंत्री सभी का अंतिम निर्णय लेते हैं। देखो 2 बातें यहाँ पे कही गई हैं, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को। एक बार क्वेश्चन को समझ लो, आंसर आ जाएगा कि राजनीतिक कार्यपालिका के पास स्थायी कार्यपालिका से अधिक शक्ति क्यों होती है। स्थायी कार्यपालिका कौन है, जो IAS बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, और राजनीतिक कार्यपालिका कौन है, जो ये वोट से इलेक्शन से चुने जाते हैं। अब इनका टाइम तो फिक्स होता है, तो लंबे टाइम तक काम करेंगे, जितने टाइम तक इनकी जॉब है, ये 5 साल तक काम करते हैं। लेकिन फाइनल जो शक्ति होती है वो किसके पास में होती है, राजनीतिक कार्य जो मंत्री होते हैं उन्हीं के पास में तो फाइनल शक्ति होती है ना। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, जो काम कहे, ये तो इनको काम कहते हैं कि आप ऐसा काम करो, तो ये वो काम करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यहाँ से हो गया ना। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर द executive which are the represented to the people who elect by the people throughout the electric process. They are elected by the central period 5 years. People are appointed as a long term basis. This is called permanent executive. A civil service person working in civil service are called civil servant. In a democracy will be the purpose of supreme. The minister is elected by the people and thus the empowered by the exercise will be people on their behalf. She is finally answerable to the people who are the constitution per decision. That why the minister takes the more decision power. उनके पास में ज़्यादा पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन को समझना, उसके बाद इसको आंसर करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप जर्मनी के नाजी शासन में एक महिला होती तो आपके पास किस प्रकार की भूमिकाएं सौंपी जाती। अगर आप एक देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर आप जर्मनी के नाजी शासन के बारे में एक महिला होती तो आपको क्या क्या भूमिकाएं सौंपी जाती। नाजी समाज में औरतों को आर्य संस्कृति और नस्ल का ध्वजवाहक माना जाता है। उनका कर्तव्य अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वालों बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। ऐसे पालन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है और उल्लंघन करने वाले को दंडित किया जाता है। तो उस समय क्या था कि एक तो आर्य संस्कृति, अपनी संस्कृति को संभाले, अच्छी माँ बने, अपने बच्चों की केयर करे, और उनको जो ऐसा करता था उन्हें सम्मानित किया जाता था, और नहीं किया जाता था उन्हें दंडित किया जाता था। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन। If you were the woman in the Nazi Germany, what kind of the rule you followed? Okay, the women of Nazi society were considered as a flag bearing of the Aryan culture and race. Their duty to good mother, give birth to child and children to poor Aryan bloods, and women who followed this were honored, and who is violated is called punishment. उनको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। If you were a Jew student during in Nazism, what type of the discrimination? देखो इससे सेम क्वेश्चन ही आ गया कि अगर क्या है जू स्टूडेंट्स हैं आप नाजी के अंदर, तो आपको क्या डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। देखते हैं इसका आंसर कहाँ पर है। देखो क्या कहा गया, यदि अब नाजी शासन के दौरान यहूदी छात्र हैं तो आपको अपने स्कूल में किस तरह का भेदभाव देखने को मिलता है। नाजी शासन के दौरान यहूदी छात्र के रूप में मुझे गंभीर रूप से भेदभाव, उत्पीड़न, बहिष्कार का सामना करना पड़ा। देखो क्या क्या है, मेन पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। पहले है अलगाव। प्रारंभिक भेदभाव क्या है, अलगाव। यहूदी छात्रों को यहूदी से अलग कर दिया जाता है। शिक्षा तक सीमित पहुँच, उनको अच्छी से शिक्षा नहीं दी जाती है। उसके बाद यहूदी विरोधी पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक शिक्षा में नाजी विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है, नाजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, और यहूदियों को हीन या जर्मनी की समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, डिफाइन द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द, प्रोवाइड एटलीस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवलेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडिया कॉन्टेक्स्ट रेफर टू द इनएबिलिटी टू यूजुअल फाइंड। अच्छा देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन यहाँ तक है कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। देखो क्वेश्चन देखते हैं, और हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे बहुत बड़ा आंसर दिया है मैंने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोगों को कुछ मेन पॉइंट्स आने चाहिए। भारतीय संदर्भ में बेरोजगारी को परिभाषित करिए और भारत में उनके प्रचलित प्रत्येक प्रकार की बेरोजगारी को कम से कम एक उदाहरण से समझाइए। तो भारतीय संदर्भ में बेरोजगारी का तात्पर्य व्यक्तियों को काम करने की इच्छा और क्षमता के बावजूद लाभकारी रोजगार पाने में असमर्थ, मतलब कि वो एबल तो है लेकिन उनको उनके अकॉर्डिंग क्या नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो भी वो क्या है, एक बेरोजगारी ही है। तो जैसे कि घर्षण बेरोजगारी में क्या है, नौकरी और उद्योगों के बदलाव के कारण अस्थायी बेरोजगारी, जिसको अस्थायी बेरोजगारी कहा जाता है। उदाहरण दिया गया साथ साथ में। संरचनात्मक बेरोजगारी, कौशल नौकरी की आवश्यकता के बीच में बमेल के कारण दीर्घकालिक बेरोजगारी। उसके बाद चक्रीय बेरोजगारी, आर्थिक मंदी या मंदी के कारण जो बेरोजगारी होती है, देखो कोविड के कारण जो हुआ था वो क्या होगी, चक्रीय बेरोजगारी।
उसके बाद मौसमी बेरोजगारी, जैसे कि तो ये सब बहुत ही आसान है, जब उद्योगों में या खेतों में कह सकते हो, जब मौसम आएगा तभी कृषि की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, मौसमी बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी, अल्पकालीन या कम वेतन देने वाले की, जैसे कुछ लोगों को कम टाइम के लिए काम पे रखा जाता है, कम वेतन दिया जाता है, तो वो हो जाएगा। उसके बाद छिपी हुई बेरोजगारी, अनौपचारिक क्षेत्रों में होने वाली जो बेरोजगारी है उसे हम क्या कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। काफी सारी है इसके अंदर, आपको कुछ भी 4-5 यहाँ पर लिखनी है। खुली हुई बेरोजगारी मतलब दृश्यमान बेरोजगारी, जिसमें जहाँ कर्मचारी सकार है उससे कर्मित काम तो कर रहा है लेकिन उसको उसके अकॉर्डिंग जो जॉब है वो नहीं मिली। शहरी बेरोजगारी, शहरों में बेरोजगारी अक्सर कौशल और शिक्षा की कमी के कारण हो रहा है। लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन एजुकेटेड तो है, लेकिन कोई जॉब नहीं है उनके पास में, वो शहरी बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी क्या होगा, मौसम परिवर्तन के कारण हो जाएगा, भाई कुछ महीने बारिश होगी तब तो खेती होगी, अदरवाइज नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएगी, ग्रामीण बेरोजगारी। दीर्घकालीन बेरोजगारी क्या होगा, ये अक्सर विशिष्ट समूहों को प्रभावित करती है। दीर्घकालीन बेरोजगारी जैसे कि आदिवासी युवक राज्यों अपने क्षेत्र में शिक्षा, कौशल और नौकरी के अवसरों की कमी के कारण दीर्घकालीन बेरोजगारी का सामना कर रहा है। उसके बाद है तकनीकी बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। देखो फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडिया कॉन्टेक्स्ट रेफर टू द अनएबिलिटी टू इंडिविजुअल टू फाइंड गेनफुल employment despite the being willing and able to work. India face various type of unemployment, जैसे कि friction employment, structural employment, cyclical employment, seasonal employment, underpowered, disguised unemployment, open employment, urban employment, rural employment, chronic employment, technological employment, educational unemployment। तो ये सारे क्वेश्चंस के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को एक एक उदाहरण के साथ समझाइए। अर्थव्यवस्था के किन 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया। देखो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को उनको उदाहरण समेत समझाना है, तो 3 क्षेत्र है, बहुत ही आसान है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राथमिक, द्वितीय एंड तृतीयक, यहाँ पे प्रत्येक का स्पष्टीकरण है। देखो क्या कहा गया, प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, कच्चे माल का निष्कर्षण किया जाए, जहाँ पे कच्चे माल का काम किया जाता है वो प्राथमिक हो जाता है, जैसे कि कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, ये सब। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो दिया गया है, वो खेतों में काम करता है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, कच्चे माल का प्रसंस्करण, कच्चे माल फर्स्ट प्राइमरी में पहले में क्या आएगा, प्रथम में क्या आएगा, कच्चे माल का काम, और सेकंड में उसके काम किया जा रहा है, प्रसंस्करण एंड माल का विनिमय किया जा रहा है, जैसे कि कपड़ा बनाना, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड है तृतीय क्षेत्र, जहाँ पे सेवा दी जा रही है, जैसे कि बैंक हो गया, इस तरह से, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। तो बहुत ही आसान है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में पहला काम, सेकेंडरी में जो उस कच्चे माल पर काम किया जाता है, और टर्शरी में उससे बेचा जाए, या ये कह देगी जहाँ पे सेवा की जाती है, जैसे बैंकिंग, परिवहन, ये हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द वेरियस सेक्टर इन इकोनॉमिक विद द वन एग्जांपल ऑफ ईच। इकोनॉमिक डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। 3 मेन सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जहाँ पे क्या किया जाता है, इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो काम है वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, जहाँ पे इनसे काम किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इन्वॉल्व प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल इन गुड्स। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज है, स्टील है, सीमेंट्स है, ये सब हो जाएगा। और टर्शरी सेक्टर में क्या आएगा, इन्वॉल्व टू प्रोविजन ऑफ सर्विस, जो सर्विस दी जाती है, इंक्लूड जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानसून को भारत में एकीकृत कारक माना जाता है, इस कथन का मूल्यांकन करें। मानसून को भारत में एकीकृत कारक माना जाता है, कथन वास्तव में सत्य है, यहाँ मूल्यांकन किया गया है। देखो क्या कह रहे हैं कि भाई एकीकृत मतलब कि मानसून सभी चीज़ का बेस क्या है, मानसून। अगर बारिश ही नहीं होगी तो आगे के सारे काम क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आगे के काम ही नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए एकीकृत कहा गया। जैसे कि राष्ट्रीय, अब देखो कई चीज़ें हैं इसके अंदर। राष्ट्रीय अपेक्षा मतलब कि क्या कहा गया कि पूरा, एक सेकेंड, राष्ट्रीय अपेक्षा, पूरा देश मानसून का इंतजार करता है, जिससे कि साझा अनुभव और प्रत्याशा। सबसे पहले तो एक ही सबने सोचा भी बारिश आएगी, हम भी वेट करते हैं। सेकंड क्या है, कृषि की निर्भरता, अगर बारिश आएगी तभी तो कृषि हो पाएगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, लगभग 50% लोगों को रोजगार देती है। अब जल सुरक्षा, अगर बारिश होगी तभी तो नदियों में भी पानी आएगा, मानसून जल स्रोतों से फिर भरता है पानी और फसलों के लिए यूज किया जाता है। सांस्कृतिक महत्व, बारिश के कारण क्या है, सांस्कृतिक महत्व भी है कि मानसून के कारण संस्कृति में गहराई में समाया हुआ है। ओणम, काफी सारे त्योहार है जो मानसून पर मनाए जाते हैं। और आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव क्या है कि भारत में मानसून के घरेलू उत्पादों को प्रभावित करता है। कृषि उत्पादन, अब कृषि नहीं होगी तो क्या है, आर्थिक जो कृषि से बेस्ड है, लगभग सारी चीज़ें तो कृषि से बेस्ड है ना, तो उन्हीं से आगे, अगर कपड़ा बनना है तो भी है ना, इसी से बनेगा, अगर कुछ चीज़ें बननी है तो ये सब क्या है, रोजगार को बढ़ावा देता है। तो आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। और भौगोलिक संपर्क तो है कि मानसून की बारिश विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ती है, केरल से कश्मीर तक, गुजरात से असम तक। तो देखो ये 6 पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को समझना है कि किस तरह से जो मानसून है वो पूरे देश को एकीकृत किया हुआ है, एक किया हुआ है। देखो क्या कहा गया, मानसून इज कंसिडर एन यूनिफाइंग फैक्टर इन इंडिया, इवेल्युएट द स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट मानसून कंसिडर द यूनिफाइंग फैक्टर इन दिस। यूनिफाइंग फैक्टर के कौन कौन से रीजन है, रीजन पॉइंट्स पढ़ रही हूँ। नेशनल एक्सपेक्टेशन, एग्रीकल्चर डिपेंडेंस, वाटर सिक्योरिटी, कल्चर सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड जियोग्राफिकल कनेक्टिविटी।
हमने लगभग सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। यहाँ पर देखो 12 नंबर के क्वेश्चन है, पैराग्राफ दिए गया है, ये पैराग्राफ को आप रीड करिएगा और उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे सीधा पैराग्राफ को एक स्क्रीनशॉट लेके इसको रीड कर लो कि क्या कहा गया है और उसके बाद इसके आंसर्स करवाऊंगी। तो देखो फर्स्ट में क्या था, रूस के समूहीकरण कार्यक्रम किसने शुरू किया था? तो रूस के समूहीकरण कार्यक्रम की शुरुआत स्टालिन की सरकार ने की थी, ठीक है। और कब की थी? 1929 में की थी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोल खोज क्या है? कोल खोज सामूहिक खेतों को संदर्भित करता है जहां किसान एक साथ काम करते हैं, भूमि औजार लाभ को साझा करते हैं। भूमि और औजारों का बड़ा हिस्सा इन सामूहिक खेतों के स्वामित्व में स्थानांतरित किया गया है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, रूस के समूहीकरण के कार्यक्रम को कैसे प्रभावित किया? जबरन खेती की गई, स्वामित्व का हस्तांतरण किया गया और लाभ साझा करना किया गया, प्रतिरोध का दमन किया गया। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन को समझो कि समूहीकरण के यहाँ पे क्या समूहीकरण कार्यक्रम को कैसे लागू किया गया? जो अकेले किसानों को लाभ हो रहा था वो क्या होने लग गया, अब सभी को होने लग गया। एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, हु वर द कलेक्टिव प्रोग्राम ऑफ द रशियन, तो क्या आ जाएगा, द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम ऑफ रशियन वाज द स्टेट स्टालिन गवर्नमेंट। तो इसका मेन आंसर क्या आ जाएगा, स्टालिन गवर्नमेंट। इन कब कहा गया था? 1929 में। व्हाट वाज द कोलखोज? कोलखोज वाज रेफर टू द कलेक्टिव फॉर्म वेयर पीसेंट वर्क टुगेदर शेयरिंग लैंड, इम्प्लीमेंट एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रशिया का क्या कहा गया था? फोर्स कल्टिवेशन, फोर्सली कल्टिवेशन करवाया जा रहा था। ट्रांसफर टू ओनरशिप, ओनरशिप को ट्रांसफर किया जा रहा था। प्रॉफिट काम नहीं कर रहे थे फिर भी प्रॉफिट शेयर किया जा रहा था। और सप्रेस द रेसिस्टेंस एंड लिमिटेड इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखो नेक्स्ट एक पैराग्राफ दिया गया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पैराग्राफ आप देख लीजिए, इसको स्क्रॉल को क्या कर, आप एक वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके फिर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हम आंसर देखते हैं इसके। देखो क्या कहा गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे एक सेकेंड, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। जनगणना क्या है, जब हर 10 साल में क्या की जाती है, लोगों की गणना की जाती है, एक डाटा एकत्रित किया जाता है, तो उसे जनगणना कहते हैं। और जनगणना के असमान वितरण के 2 कारण बताओ। तो असमान क्या है, भौगोलिक कारक हो सकते हैं, आर्थिक कारक हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया गया है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए इनके आंसर्स करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि श्वेत क्रांति से कौन सी सहकारी समिति जुड़ी है? तो दूध से रिलेटेड है, तो अमूल इसका आंसर हो जाएगा। दिल्ली में कार्यरत एक सहकारी समिति का नाम बताइए, तो कोई भी आप कर सकते हैं। मदर डेयरी का यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है? तो यहाँ पे देखो, गरीबी लोगों को अच्छी कीमत, कम कीमत देना, दूध सब्जियों के व्यापार में नियंत्रित दरों को उपलब्ध कराना, दूर दराज वंचित एवं वंचित क्षेत्रों तक पहुंचाना, आत्मनिर्भर बनाना, खाद्य सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान करना। अभी और भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका भी वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट करिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आपके अच्छे नंबरों से पास हो। उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली क्वेश्चन है, जरूर आएंगे, आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू गाइज।